हाँ जी, तो हम एनआईएसएम का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है, इसका नाम है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस चैप्टर पढ़ने के बाद एनआईएसएम ये चाहता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस में क्या रोल है, एक इंडस्ट्री को डिफाइन करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। मतलब पिडिलाइट पिडिलाइट एडेसिव इंडस्ट्री है, एडेसिव इंडस्ट्री की कंपनी बनेगी, है ना? ये स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी बनेगी, क्या बनेगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। सेम विथ पेंट्स, एशियन पेंट की स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी बनेगी, इंडस्ट्रियल केमिकल की कंपनी बनेगी, कमर्शियल केमिकल की कंपनी बनेगी, क्या चीज होगा? राइट। तो ये होता है इंडस्ट्री डिफाइनिंग। फिर अपन इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी पे बात करेंगे। साइक्लिसिटी पे बात करेंगे मतलब कि मार्केट साइज क्या है ना? इंडस्ट्री में कब अप साइकिल डाउन साइकिल्स आते हैं, इंडस्ट्री के मार्केट साइज कैसे, इंडस्ट्री का साइज एनालाइज करते हैं। कैसे आप ये एनालाइज करोगे कि इंडस्ट्री इस समय अप ट्रेंड में चल रही है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है? सेक्युलर ट्रेंड्स क्या है? हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। बहुत शानदार कंसेप्ट है। बिजनेस लाइफ साइकिल। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज पे ये चार मॉडल, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल, पेस्टल मॉडल, बीसीजी एनालिसिस और एससीपी एनालिसिस कैसे काम करते हैं। हम कुछ की इंडस्ट्रीज के स्पेसिफिक ड्राइवर्स देखेंगे। ड्राइवर्स मतलब जिनके कारण वो इंडस्ट्री चल रही है ना? एंड व्हाट आर द केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? मेरी बात समझना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग टैक्सेशन, समझते हैं अपन एक एक करके। अंडरस्टैंड दिस प्लीज एवरीवन। अगर आप देखोगे ना तो बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है। बिजनेस ऑपरेट करता है एक इकोसिस्टम में, और वो इकोसिस्टम उसको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमी। मेरी बात समझ रहे हो? तो बिजनेस और बिजनेस के इकोसिस्टम का एनालिसिस इज इंडस्ट्री एनालिसिस। राइट। ये है इंडस्ट्री एनालिसिस। हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप किसी स्टॉक में ये चीज़ एनालाइज कर रहे हो कि आपको वो स्टॉक बाय करना है कि सेल करना है कि होल्ड करना है, तो उसको करने की दो अप्रोच होती हैं। अपन ने पढ़ा था, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, जहां पर आप पहले इकोनॉमी एनालाइज करोगे, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे, फिर कंपनी एनालाइज करोगे। और एक होती है बॉटम अप अप्रोच, उल्टा होता है। इकोनॉमी इंडस्ट्री एनालिसिस तो कंपलसरी है ना। इकोनॉमी, करंट इकोनॉमिक कंडीशन में कंपनी की इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है जानना तो बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, वीक इंडस्ट्री है, कैसी इंडस्ट्री है, ये चीज़ आपको समझना है। इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं? यू परफॉर्म कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो एंड डिक्लाइन। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं? यू फोकस ऑन हाउ ईच इंडस्ट्री विल इम्पैक्ट द करंट इकोनॉमिक कंडीशन। हर इंडस्ट्री कैसे इम्पैक्ट हो रही है। आज जब वॉर चल रहा है तो क्या तेल की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इंडस्ट्री क्या होता है सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही है बात? तो जब आप इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे तो क्या चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे, क्या चीजें जो आप खोजने की कोशिश करोगे कि मेरी कंपनी किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट हो रही है। ठीक है। ये इंडस्ट्री कितना अफेक्ट हो रही है साइक्लिकल ट्रेंड से, ये जो ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहे हैं इससे कितना इफेक्ट हो रही है। साइज क्या है इंडस्ट्री का, व्हाट इज द पोटेंशियल साइज ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल साइज क्या है। इंडस्ट्री ने हिस्टोरिकली पहले कैसा परफॉर्म किया और क्या की ड्राइवर्स हैं, क्या वो रीजन है जिनके कारण ये इंडस्ट्री ग्रो करती है। जैसे कि अगर आप तेल, साबुन, कंगा, शैम्पू, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री की बात करते हो इंडिया में, तो द वन ऑफ द मेन की ड्राइवर्स इज रूरल इनकम, रूरल स्पेंडिंग। रूरल स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली वो आदमी इन सब चीजों को खरीदना शुरू करेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है इंडस्ट्री में? समझ रहे हो? मैं गेहूं बेच रहा हूं कि आटा बेच रहा हूं, आशीर्वाद आटा, इतने सारे प्लेयर हैं आटे वाले की परेशान हो जाओगे।
है ना? कारण क्या है, कंपटीशन आपको प्राइसिंग पावर देता है ना, लेस अगर कंपटीशन ज़्यादा है, तो प्राइसिंग पावर कमज़ोर है, कंपटीशन कम है तो प्राइसिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है? क्या सेक्युलर ट्रेंड्स हैं, क्या वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर? क्या कोई रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं ऐसे? सरकार ने क्या बोल दिया है कि हर घर सोलर लगाएँगे? समझ रहे हो? तो ये हेडविंड है क्या? ये हेडविंड है, ये टेलविंड है। टेलविंड मतलब पीछे से हवा आ रही है। मोदी जी ने अगर लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके बोल दिया कि हम तो हर घर सोलर लगाएँगे भैया, समझना आप, ठीक है? तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये ना, अब हर घर अगर सोलर लगेगा, तो हर घर सोलर लगेगा, सोलर पैनल की कंपनीज़ भागेंगी। लेकिन मोदी जी ये बोलते हैं कि नहीं-नहीं, सोलर तो सबसे बकवास चीज़ है, दुनिया में अगर सबसे वाहियात कोई चीज़ है तो सोलर ही है। वो छोड़ो, तुम तो सब डीज़ल जेनसेट लगाओ, जनरेटर लगाओ। ये हेडविंड है। सामने हवा आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को जब आप डिफाइन करोगे ना, तो कैसे करोगे? जैसे आपने आज बोल दिया कि पीडीलाइट जो है वो एडेसिव बिज़नेस में, आपके हिसाब से एडेसिव बिज़नेस में, अमरीकी बोल रहा है कि नहीं-नहीं वो तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। कोई बोलता है नहीं-नहीं वो तो होम इम्प्रूवमेंट बिज़नेस के अंदर आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आप खुद सोचिए जी, अगर ऐसा सब है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी कौन-सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ये तो आप आइडेंटिफ़ाई करोगे ना। कारण क्या, ये तो एक कॉमन ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। 4 टियर में बँटता है, 11 बड़े सेक्टर्स हैं, फिर इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, 74 इंडस्ट्रीज़ है और 163 सब इंडस्ट्रीज़ हैं। मतलब दुनिया में कोई भी कंपनी आ जावे, वो कंपनी इन 163 सब इंडस्ट्रीज़ का पार्ट तो बनेगी ही बनेगी, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? तो जैसे अगर आप ऑयल एंड गैस देखोगे, तो ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल है, ये एक इंडस्ट्री है। इसके अंदर ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं। इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, राइट? सो ऑल दीज़ आर सब सब इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी समझते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो डीप साइक्लिकल है। डीप साइक्लिकल मतलब सर, डीप साइक्लिकल है। जब चलेंगे तो ऐसे चलेंगे जिसकी कोई हद नहीं। स्टील, कॉटन, है ना, पेपर, चलेगा तो एक तरफा चलेगा, नहीं चलेगा तो गया। कैपिटल गुड्स। फिर कुछ इंडस्ट्रीज है जो सेमी साइक्लिकल है, मतलब ये ऐसे तो चलती रहती हैं, बट बीच बीच में इनमें स्पाइक आता रहता है। जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसे तो बिकता रहेगा, बट जब त्योहार का सीजन आता है, न्यू ईयर आते हैं, सेलिब्रेशन सीजन आते हैं, तब इनकी खरीदारी ज्यादा हो जाती है। फिर है डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्री मतलब क्या है? दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फूड, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये सब तो चलता ही रहेगा, डीमार्ट तो जाएगा ही ना। तेरी इनकम कम भी हो जाए तो तू उसका कंजम्पशन कम नहीं कर सकता, नमक तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो 3 तरीके से आप बाँट सकते हो। फिर मार्केट साइज़िंग का अगर आप बात करें तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। कारण क्या है? अगर मार्केट साइज़ मेरे पास नहीं है तो मेरे को पता नहीं है ना कि मेरा ग्रोथ पोटेंशियल कितना बड़ा है। मतलब अगर आज बोल दो आप कि सर वो है ना जो पेप्सी होती है ना, पेप्सी, स्किप्पी, क्या बोलते हैं उसको? ना पेप्सी मतलब जो गर्मी में पीते हैं अपन ठंडी करके ऐसी, में जूस भरा रहता है। मैं सर उसका काम करूँगा। मैं 200 करोड़ का धंधा, 300 करोड़ का धंधा पूरे धंधे इंडिया में हो। सर मैं अचार बनाने का काम, 800 करोड़ रुपए का धंधा, अचार बनाने का बिजनेस, 800-900 करोड़ रुपीस, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, क्या करेगा उसको बना के? साइज ही नहीं है ना यार, प्लीज अंडरस्टैंड। मार्केट का साइज ही नहीं है उतना बड़ा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो क्या मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर साल नए बच्चे आ रहे हैं, हर साल नए बच्चे आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ये चीज अच्छे से? तो अब अगर कभी अगर अपने को साइज निकालने में दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अजम्पशंस लेना पड़ेगा। जैसे आज मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, एंड शी वाज सेइंग कि सर मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहां पर मेरे को ऑटोमोबाइल, एक एसएमई ऑटोमोबाइल है, उसका टैम निकालना है। टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि टोटल साइज क्या है उस इंडस्ट्री का। तो मैंने बोला देखो कि आपको मिल नहीं रहा है ऑटो, पहले तो आई वो शॉक्ड कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया में साइज नहीं मिल रहा है, ये कैसे होगा। मिला, अगर कभी ऐसा हो जावे
कि तेरे को मान ले ऑटोमोबाइल का या होटल इंडस्ट्री का साइज ही नहीं मिल रहा है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज नहीं मिल रहा है। तो जो इंडिया की टॉप 5 ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, उनकी सेल्स का टोटल कर देना, दैट वुड बी क्लोज टू 80 to 90% ऑफ द एंटायर ऑटोमोबाइल सेल्स इन इंडिया। आप बताओ वो 5 के अलावा कोई छठी कंपनी अगर कोई आ जाएगी कि तूफान ब्रांड की कार खरीदी, आप खरीद रहे हो क्या तूफान ब्रांड की कार? नहीं। बहुत टाइटली कंट्रोल्ड मार्केट है, ठीक है? तो अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वेल्थ मैनेजमेंट है ना, वेल्थ मैनेजमेंट है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एडवाइजरी, मेच्योर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो बहुत अच्छे से मेच्योर हो चुकी हैं, है ना, अब उसमें इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं बचा है। कौन सी इंडस्ट्री है इसमें? बेबी फूड, ठीक है, सोप, सॉल्ट। अगर मार्केट में अपने को चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या डिफिकल्टी आ सकती है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत सारे हैं मार्केट में। जैसे होटल इंडस्ट्री, बोलते बोलते रुक गया। इंडिया में टॉप 5 होटल ब्रांड्स जो हैं, क्या वो 50-60% मार्केट कंट्रोल करते हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं। वो लग्जरी सेगमेंट में 80-90% कंट्रोल करते हैं, 80% कंट्रोल करते हैं। बट इंडिया का जो होटल सेक्टर है, क्या वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आपको चैलेंज आ सकता है। पास्ट ट्रेंड्स को देख के अपने को ये समझना है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। सेक्युलर ट्रेंड्स और बिजनेस एनालिसिस। सेक्युलर ट्रेंड मतलब, व्हाट डू मीन बाय सेक्युलर ट्रेंड? कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, समझ रहे हो, कोई इनकम और डेमोग्राफी के अंदर बड़ा चेंज आया, प्रॉस्पेरिटी आई किसी पर्टिकुलर जगह पर, कोई कल्चरल चेंज आया, इसके कारण लोग अपनी प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ऑटो और टैक्सी के बाद आप ओला पे आ गए, सब लोग ओला पे आ गए ना। साइकिल से लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टू व्हीलर पे आ गए ना, वैल्यू माइग्रेट हुई ना वो। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू माइग्रेशन। मोतीलाल ओसवाल का एक, अगर आपको पता हो तो मैं बताता हूं, मोतीलाल ओसवाल का एक वैल्यू क्रिएशन स्टडी होता है, वो पढ़िएगा। वेल्थ क्रिएशन स्टडी होता है, शायद वैल्यू क्रिएशन नहीं, वेल्थ क्रिएशन स्टडी होता है। उसमें है ना, टॉपिक एक है वैल्यू माइग्रेशन। आप बस इतना गूगल सर्च कर देना जो मैंने लाल में लिखा है, आपको मिल जाएगा। वैल्यू माइग्रेशन के ऊपर उन्होंने इतनी डिटेल में बात करी रामदेव अग्रवाल सर ने, जिसकी कोई हद नहीं। तो टेक्निकल एडवांसमेंट मतलब नई नई इंडस्ट्रीज, नए नए एडवांसमेंट आए, उसके कारण आपकी इनकम, आपका प्रोडक्ट पिट गया, अब आपको चेंज करना पड़ रहा है। वैल्यू माइग्रेट हो रही है, लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, चीपर अल्टरनेटिव्स की डिमांड कम होती जाएगी। दैट इज वैल्यू माइग्रेशन। डेमोग्राफिक चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है? जैसे जापान में एजिंग पॉपुलेशन है, तो वहां पर कैपिटा बियर कंजम्पशन अब रिड्यूस होती जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप? कोई कल्चरल शिफ्ट हुआ है। जैसे इंडिया में क्या वेस्टर्न क्लोथिंग आई है पिछले 30-40 साल में, उसमें क्या है, कोई खराबी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग खराब है और नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ गई, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया कि कसिनो के ऊपर 18% जीएसटी। इन सब चीजों के कारण वैल्यू माइग्रेशन होता है। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है? जब एक एंटिटी को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलता है। जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बोला, तो इंडिया क्या वैल्यू माइग्रेशन स्टेज में था? उस समय फोन पे, पेटीएम आज भी टिके हुए ना, चल रहे हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो? जोग्राफिकली हो सकता है, अक्रॉस इंडस्ट्री हो सकता है, कि पूरी इंडस्ट्री में एक साथ वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, डिजिटल से सब, रोल से सबके सब डिजिटल पे जा रहे हैं, ठीक है। वैल्यू चेन में हो सकता है। वैल्यू चेन में मतलब कि रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने की तरीके में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, कंपनीज के अंदर वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है। ब्लैकबेरी लूज कर रही है, एप्पल जीत रहा है 2G के बाद। फिर आता है जी आपका बिजनेस लाइफ साइकिल। बिजनेस लाइफ साइकिल क्या चीज है? अगर आप देखोगे तो बिजनेस लाइफ साइकिल इज योर स्टेज ऑफ ग्रोथ। आप किस ग्रोथ स्टेज के अंदर हो? आप अभी पायनियर स्टेज में हो तो यहां पर आपकी ग्रोथ हाई रहेगी, बहुत हाई ग्रोथ में रहोगे आप, है ना। अभी आपका प्रोडक्ट इतना अडॉप्ट नहीं हुआ है, तो आप पहले साल हो सकता है 10 लाख का माल बेचो, एंड दूसरे साल आप 1 करोड़ का बेच दो, 10 गुना ग्रोथ हो गई।
फिर आप हाई ग्रोथ फेस में आते हो, जैसे जैसे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता जाता है वो और ज़्यादा उसको करते जाते हैं। फिर आप मैच्योरिटी स्टेज में आते हो, जहाँ पर आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। अब मैच्योरिटी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने पिवट मार दिया बिज़नेस में, तो आप रिवाइव कर जाओगे, फिर से ऊपर चला जाओगे। अगर पिवट नहीं मारा कोड़क, तो फिर नीचे आता है आदमी, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर आ जाता है। तो या तो रीइन्वेंशन और रिवाइवल करना पड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर रीइन्वेंशन, रिवाइवल कोई कंपनी करने तैयार नहीं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा जब वो नीचे गिर के चूरा हो जाएगी पूरी की पूरी। मेरी बात समझ। अब किसी भी इंडस्ट्री का लैंडस्केप समझने के लिए ये बोलते हैं, ये 5 मॉडल्स हैं, जो आप समझो तो आप इंडस्ट्री के लैंडस्केप को अच्छे से समझ पाओगे। इसमें पहला आता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या बताता है पता है? कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसी है। जो लोग तेरे को माल बेच रहे हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनसे तेरी बार्गेनिंग पावर कैसी है। क्या तेरे को सालों के बिजनेस करने के बाद, करोड़ों रुपए के बिजनेस करने के बाद भी उन लोगों को तेरे को क्या आज भी पूरा अपफ्रंट कैश देना पड़ता है, या तेरी उधारी चलती है? तू जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स कितनी आसानी से आ सकते हैं? जैसे अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग है, डिफिकल्ट है नए प्लेयर को एंटर करना। मेरी बात समझ रहे हो आप? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है, लोग क्या उसको आसानी से बदल देंगे यूज केस में? और आपका जो बायर है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है? अगर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, तो बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत कमजोर होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको पूरा समझा। इंडस्ट्री राइवलरी पढ़िएगा आप पूरा, है ना? इसमें टेलीकॉम कंपनी का एग्जांपल है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट पढ़िएगा। सोलर क्या लॉन्ग टर्म थ्रेट है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी पे? बिल्कुल। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये आपको पढ़ना है जी पूरा का पूरा। ठीक है, मॉडल्स में आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है। फिर पेस्टल के अंदर जो है वो इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है, कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगते हैं क्या? पॉलिटिक्स का बहुत इन्वॉल्व है क्या? है ना? और यहाँ पर इस इंडस्ट्री को लेके लॉज और रेगुलेशंस कैसे बने हुए हैं? फिर उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक फैक्टर अभी इस समय कैसा चल रहा है? इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो उस कंट्री? सोशियो कल्चर फैक्टर्स कैसे हैं? एज प्रोफाइल क्या है? लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? स्किल सेट है कि नहीं? हेल्थ है कि नहीं? लाइफस्टाइल है कि नहीं? ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी फैक्टर। टेक्नोलॉजी फैक्टर मतलब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्या है, कैसा है? इनोवेशन है कि नहीं? है ना? आप R&D पे फोकस कर रहे हो, या आप बस AI को यूज कर करके रील्स बना बना के पैसा कमा रहे हो? लीगल फैक्टर्स क्या है? लीगल फैक्टर्स मतलब कि बिजनेस कितना प्रोटेक्टेड रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाए कि नहीं बनाए? ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, इकोलॉजिकल रिस्क क्या है, वो सब आती है। फिर BCG जो है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसने है ना सारे के सारे बिजनेसेस को 4 भागों में बांटा है। एक है आपके स्टार बिजनेसेस, एक है आपके कैश काउ, एक है आपके क्वेश्चन मार्क, और एक है आपके डॉग्स। मेरी बात समझ। स्टार्स मतलब क्या है? बिजनेस भी हाई ग्रोथ है, मार्केट भी हाई ग्रोथ है, मार्केट शेयर भी अपना बड़ा है। टूट पड़ो। सेरा सैनिटरी वेयर 18,000 गुना, 15,000 गुना बढ़ गया स्टॉक। कैश काउस। कैश काउस कौन से? मार्केट में ग्रोथ कम है, लेकिन मेरा मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि मैं सबसे ज्यादा चंक ले लेता हूं। ब्रिटानिया कैश काउ है, एशियन पेंट्स कैश काउ है, नवनीत पब्लिकेशन कैश काउ है, क्लासमेट्स कैश काउ है, कोलगेट कैश काउ है। क्वेश्चन मार्क मतलब मार्केट फास्ट ग्रोइंग है, मेरा प्रोडक्ट, मेरा मार्केट शेयर कितना आएगा इसके ऊपर मेरे को पता नहीं। टाटा नैनो ऑटोमोबाइल में हार गई, बजाज पल्सर जीत गई। और डॉग्स मतलब मार्केट भी फटा पड़ा है पूरा का पूरा, मार्केट भी बहुत लो ग्रोथ मार्केट है, प्रोडक्ट में भी कोई इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। नया आईफोन 17, इट इज अ डॉग फॉर द मार्केट, राइट? तो यहां पर अगर आपका मार्केट शेयर लो है तो ये डॉग है, ग्रोथ लो है तो ये डॉग है। ग्रोथ लो है, मार्केट की ग्रोथ लो है, लेकिन आपका मार्केट शेयर ज्यादा है, ब्रिटानिया, तो ये कैश काउ है। मार्केट की ग्रोथ भी ज्यादा है, आपका मार्केट शेयर भी ज्यादा है, सेरा सैनिटरी वेयर। मार्क ग्रोथ तो आपकी ज्यादा है, लेकिन मार्केट में शेयर आपका कम है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। फिर आता है SCP एनालिसिस, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हो, ये कंपटीशन कितना है इंडस्ट्री में।
ये इंडस्ट्री जो है ये कितनी कॉम्पिटिटिव है, इसमें कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, कितने कम प्लेयर हैं। आप ये देखते हो मार्केट में कंसंट्रेशन कितना है। जैसे टेलीकॉम मार्केट है, क्या आज उसमें बहुत 2 या 3 प्लेयर्स हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं? मार्केट का डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स क्या है मतलब? डायनामिक्स का मतलब ये है कि जो सप्लायर और बायर है उनके बीच में कनेक्शन कैसा है? उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है? सब्स्टिट्यूट का कोई थ्रेट है क्या? सर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कुकिंग ऑयल की जगह बटर यूज करने लग गई जनता, स्प्रेड यूज करने लग गई। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड का स्प्रेड कितना है, ये थोड़ा सा ओवरलैप है। कंडक्ट एनालिसिस मतलब आप बिजनेस की साइक्लिसिटी, बिजनेस कैसा चल रहा है वो देखते हो। बिजनेस साइक्लिकल है नहीं है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस है क्या? व्हाट डू मीन बाय स्पेशलाइज्ड बिजनेस? है ना, जिसको चलाने के लिए आपको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए। हेल्थ केयर, ठीक है, बिजनेस का बिहेवियर कैसा है, कैसे कस्टमर प्रोडक्ट चूज करता है, टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, ये सब चीजें आपको समझनी। फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस में फाइनेंशियल मेट्रिक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वैक, ये सब चीजें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या गोल होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस में? आपका ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करना जो हाई रिटर्न जनरेट करके दे सके आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब इसके बाद अपन आते हैं और समझते हैं की इंडस्ट्री ड्राइवर्स क्या हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हर जगह आपको एक जैसा नहीं देखा जा सकता। कारण क्या है, हर इंडस्ट्री का यूनिट प्राइसिंग करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। यूनिट प्राइसिंग मतलब हर छोटी छोटी चीज, अगर ये बॉटल मेरे को बनाना है तो एल्यूमिनियम की बॉटल, इस पे ग्रीन कलर का पेस्ट, इसका कॉस्ट कितना है? एल्यूमिनियम की बॉटल 60 रुपए। ग्रीन कलर का पेस्ट जो लग रहा है, ये पेस्ट जो है रबर का, ये पेस्ट की कॉस्ट 10 रुपए। ये ढक्कन की कॉस्ट आई 2 रुपए। इसके ऊपर ये टीवीएस और ये बॉस प्रिंट करने का और टीवीएस लोगो प्रिंट करने का खर्चा आया 50 रुपए। ठीक है, इसको डब्बे में बंद करने का खर्चा आया 20 रुपए। ये है यूनिट प्राइसिंग। आप जब तक ये नहीं करोगे ना, आप समझ नहीं सकते कि आपके बिजनेस में की कंस्ट्रेंट्स क्या है। डिमांड साइज कंस्ट्रेंट है कि मार्केट साइज ही छोटा है, या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है कि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या रेगुलेशन में कंस्ट्रेंट है कि सरकारी बंबू करके रखी है अपने, सरकारी लाइसेंस नहीं दे रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप? केपीआईज क्या है कुछ इंडस्ट्रीज के? जैसे एविएशन है, तो एविएशन के अंदर है ना यूनिट प्राइसिंग क्या होती है, और मेन केपीआई क्या है? केपीआई है पैसेंजर पर कार्गो किलोमीटर, पैसेंजर पर कार्गो किलोमीटर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, है ना, आपका कितना बुकिंग रेट हुआ है, तो आपका पैसेंजर पर किलोमीटर कितना पैसा बना है, दैट इज योर मेन की ड्राइवर्स। ऑटोमोबाइल और कैपिटल ग्रोथ में व्हाट इज द मेन की ड्राइवर्स? आपका वॉल्यूम ग्रोथ कितना हुआ है, आपका टोटल सेल्स का कितना बढ़ा है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर एनपीए रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, लोन्स टू ग्रोथ डिपॉजिट रेशियोज, कासा रेशियोज, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स के अंदर, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आएगा यूनिट ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, आपका क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी क्वांटिटी बेचे हो, तेल साबुन कंगा, तो यही है। मीडिया में रीडरशिप, टीआरपी चल जाती है, वो जितनी जितनी ज्यादा टीआरपी उतना बड़ा उस्ताद। आईटी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेवेन्यू पर फुल टाइम एम्प्लॉय कितना आ रहा है। कस्टमर कंसंट्रेशन रेशियो आपके कैसे हैं। रिटेल के अंदर नंबर ऑफ स्टोर्स कितने, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी, उसी स्टोर से कितनी ग्रोथ कर रहे हो। टेलीकॉम में एआरपीओ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जाते हैं अपन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कई इंडस्ट्रीज है जहां पर रेगुलेटर गेम को सेट करता है, और उसी के कारण इंपैक्ट होता है पूरा का पूरा। रोड टैक्स, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल है, डी मार्ट की जगह एफडीआई नहीं आ सकता, वॉलमार्ट इंडिया में आकर डायरेक्ट स्टोर नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के ऊपर एफडीआई बैन है, नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो? कई बार रेगुलेटरी चेंजेस के कारण पूरा का पूरा बिजनेस रातों रात खत्म हो जाता है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, कोई आ गई, धंधा बंद करना पड़ेगा। लाइसेंस कैंसिल कर दिया सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन का, क्या करोगे? कोई बड़ा, कोई बदलाव आ गया किसी पर्टिकुलर आपकी कोई लॉ में, कोई बड़ा चेंज आ गया, देन व्हाट यू विल डू। फिर टैक्सेशन की बात करें तो ये टैक्सेशन को समझाता है कि टैक्सेशन दो तीन तरीके के, एक है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपने कमाया उस पर पैसा दे दो, खत्म करो बात। अगर आप, कंपनीज ने क्या करा पता है, लूप होल निकालना शुरू करा, आप मानोगे नहीं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया, धीरू भाई अंबानी ने 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया कई सालों तक, लूप होल्स निकाल के दे। क्या करते हैं पता है?
मैंने इस साल 1000 करोड़ का मुनाफा कमाया। मैं ऐसी कंपनी ढूंढता हूं जो पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है और जिसके पास पुराने लॉसेस पड़े हैं 2000 करोड़ के, एक 1200 करोड़ के। मैंने उसको 10 करोड़ में खरीद लिया उस कंपनी को और उसको मैंने अपने अंदर एक्वायर कर लिया। अब उसके जो पुराने लॉसेस है वो मेरे इस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएंगे क्योंकि वो मेरी कंपनी है। तो मैंने जीरो टैक्स दिया। सरकार को बाद में बत्ती जली। सरकार ने बोला अगर कोई ऐसा कांड आप कर दो जिसके कारण आप अपनी इनकम का टैक्स 15% से भी कम हो रहा है तो आपको मिनिमम 15% तो देना ही पड़ेगा। उसको बोला जाता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब आप कमाओ पैसा दो, आप कमाओ अच्छे से पूरे साल भर कमाओ फिर पैसा दो। और डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट क्या होगा? आपने सरकार को एडवांस में पैसा दे रखा है, सरकार के पास जमा है आपका पैसा, दैट इज डेफर्ड टैक्स असेट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विस, मैंने ये कुकी खरीदी 10 रुपए में गुड डे की, तो इसके ऊपर क्या मैंने जीएसटी पे करा है? बिल्कुल करा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, कस्टम जो आप अलग से सरकार को जमा नहीं करते हो, आप शॉपकीपर को देते हो, शॉपकीपर आपके बिहाफ पे जमा करता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके अलावा दूसरे टैक्सेस भी हो सकते हैं क्या? बहुत सारे दूसरे टैक्सेस हो सकते हैं। रोड टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? नई नई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो आप, जहां से आपको इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स आती हैं भाई बाजार में, गूगल करो आप। IBEF करके एक वेबसाइट है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, यहां पर आपको हर इंडस्ट्री की रिपोर्ट मिलेगी। इन्वेस्ट इंडिया करके एक वेबसाइट है, हर इक्विटी, हर इंडस्ट्री की रिपोर्ट मिलेगी। जो कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस का सेक्शन होता है, उसके अंदर इंडस्ट्री के बारे में प्रोवाइड करी जाती है ना। ऑल इंडिया टायर एसोसिएशन, ऑल इंडिया हॉस्पिटल एसोसिएशन, जो मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, कॉटन मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, ये इंडस्ट्री रिपोर्ट रिलीज करती हैं। मेरी बात समझना। तो ऐसे गेम होता है भाई पूरा का पूरा। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी बात है आप NISM कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आपको ये पढ़ने के बाद भी आपको एक बार NISM की बुकलेट पढ़नी है, वापस ये पढ़ना है और फिर एग्जाम देने जाना है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आप है ना मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे दो चीजें हैं विच आई वांट यू टू डू। एक हमारी बेसिक इक्विटी रिसर्च की प्लेलिस्ट है, एक आप वो देखिए, और एक हमारा वीकली बाजार टॉक की प्लेलिस्ट है। ये दोनों है ना, जिस भी व्यक्ति को आज हिंदुस्तान में सिंसियरिटी के साथ इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, आपके लिए ये, और ये खजाना है, खजाना। आपको बाद में अपना जो हमारा इक्विटी रिसर्च का मेन कोहोर्ट चलता है, ठीक है, वो ज्वाइन करना ही नहीं करना है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ आके। लेकिन एटलीस्ट आप फ्री में जो मिल रहा है आप वो तो लो। वीकली बाजार टॉक आज कम से कम हमको 60-70 वीडियोस डाले, आप एक एक करके सारे वीडियो देखना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारे वीडियो देखना, ठीक है। चलिए मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।